हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्स्ट्रा इफेक्ट। हम आज भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे। ये हमारे यूपी पेट, यूपीपी और यूपीएसआई और भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, इसमें हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और अन्य न्यायाधीश रहते हैं चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्ट्रे। आगे हम देखेंगे इसमें कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसमें प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। फिर बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसका प्रावधान किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में ऐसे ही पूछ दिया जाता है एज इट इज़। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी जाती है इस चार्टर अधिनियम द्वारा, और कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। और इसी चार्टर अधिनियम से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ती है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी जाती है और अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ती है। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी का कार्य मात्र भारत पर शासन करना रह जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल इसमें कहा जाता है। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया जाता है और 1843 में इसको खत्म कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का प्रावधान इसमें किया जाता है और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन होता है। 1813 का चार्टर अधिनियम देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण पदों को, जो भी महत्वपूर्ण पद हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की जाती है और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति होती है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है और भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति इसमें की जाती है। उसके बाद 1909 भारत परिषद अधिनियम, या इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले इंग्लैंड से भारत के राज्य सचिव रहते हैं इंग्लैंड में, और मिंटो भारत के वायसराय रहते हैं। इसमें हम देखेंगे, इसमें 1909 के भारत परिषद अधिनियम में मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया जाता है। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है। सांप्रदायिकता को बढ़ावा इससे मिलता है। इसी अधिनियम से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है इस अधिनियम द्वारा। उसके बाद पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार इसमें मिलता है भारतीयों को। आगे देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या होता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। इसके जनक लियोनस कार्टिस रहते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो होती है उसके जनक लियोनस कार्टिस रहते हैं। इसमें लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान होता है। 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था, तो ली आयोग की सिफारिश पर। इसके बाद वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीयों का होना आवश्यक था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है इसमें। उस समय इंग्लैंड के जो पीएम रहते हैं लॉर्ड जॉर्ज रहते हैं। अब बात करते हैं 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये प्रावधान रहता है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए और वर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान इसमें रहता है 1930 के साइमन कमीशन रिपोर्ट में। और वर्मा भारत से अलग हो जाता है 1935 का भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो हम बात करेंगे अब 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का इसमें प्रावधान रहता है। संघीय व्यवस्था की इसमें शुरुआत होती है। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो जाता है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो जाता है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इसमें दिखती है।
इस अधिनियम में भारत परिषद का अंत हो जाता है और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार होता है। वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। 10% जनसंख्या को इसमें मत का अधिकार मिलता है। भारत सरकार अधिनियम साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान में मैक्सिमम पॉइंट यहीं से लिए गए हैं। अब बात करेंगे भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत ये 1935 का भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम। फिर देखेंगे संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया किससे संबंधित है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इसको नेहरू कहते हैं, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम को। फिर गुलामी का अधिकार पत्र भी जवाहरलाल नेहरू इसे कहते हैं। 1935 द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई गवर्नर जनरल को। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय समर्थन हासिल करना था। इसका मेन मकसद यही था अगस्त प्रस्ताव का। इसमें वादे किए जाते हैं कि युद्ध के बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिलेगा, युद्ध समाप्ति के बाद। लेकिन भारतीय इसे मानने से इनकार कर देते हैं। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942। ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा। भारत को डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए थे। इसके हिसाब से सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में ये कहा जाता है कि कोई भी भारतीय राज्य भारत से अलग रहने का निर्णय ले सकता है, यानी कि वो अलग देश बन सकता है चाहे तो। जैसे कि कुछ प्रांत थे, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब अलग देश बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारतीय संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना था। क्रिप्स मिशन को प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने। जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव थे उनको एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। अब बात करेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान इसमें किया जाता है। 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे गांधी जी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो गांधी जी इसके पक्ष में रहते हैं। अब संविधान सभा 1946 की बात करेंगे। संविधान सभा जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसका गठन किसके अंतर्गत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसमें 10 लाख सदस्य प्रत्येक प्रांत को निर्धारित किया गया कि 10 लाख सदस्यों पे ये प्रांत निर्धारित रहेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू होता है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष चुने जाते हैं और जी.बी. मावलंकर स्वतंत्र भारत की संसद में प्रथम अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं। अब अंतरिम सरकार की बात करेंगे। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अंतरिम सरकार का गठन 1946। अंतरिम सरकार की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और अंतरिम सरकार में सदस्य नहीं थे तो बी आर अम्बेडकर। अंतरिम सरकार में शामिल नहीं रहते हैं बी आर अम्बेडकर। अभी इसका 1 से 2 टॉपिक और छूट गया, वो हम अगली वीडियो में करेंगे।